अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि हम लोग अपने कोर्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इस पे हम बुनियादी तौर पर 3 कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज़ टॉर्क, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम, और जहाँ तक इक्विलिब्रियम का ताल्लुक है तो आप छोटी क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसको भी मुख्तसरन हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलते हैं आज और देखते हैं कि आज टॉर्क के बाद एंगुलर मोमेंटम को किस तरह से डिस्कस किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हमने टॉर्क से रिलेवेंट एक और चीज़ डिस्कस की थी, यानी कि कपल। और मैंने आपसे कहा था कि कपल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे तरीके से देखिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर पूछ लीजिएगा। आज हम एंगुलर मोमेंटम से कंटिन्यू करेंगे। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम्स को कंटिन्यू करने से पहले मोमेंटम को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग मोमेंटम के हवाले से बात करके आए हैं। हमने ये समझा है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट मोमेंटम कहलाता है। किसी भी जिस्म की हरकत की मिकदार या किसी भी जिस्म की हरकत का मेयार या फिर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर आप देखिए तो आपको डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है। सिर्फ फ़र्क क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय अ रोटेशनल और स्पिनिंग बॉडी। फ़र्क है रोटेशनल और स्पिनिंग बॉडी का। कोई भी रोटेशनल बॉडी या स्पिनिंग बॉडी, उसके अंदर जो भी क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा उसको आप क्या कह देंगे? एंगुलर मोमेंटम। लफ्ज़ एंगुलर से ही आपको समझ आ रहा है कि बॉडी सर्कुलेटरी मोशन कर रही होगी या रोटेशनल मोशन कर रही होगी या स्पिन कर रही होगी। जिस तरह से पंखा अपनी जगह पर रहते हुए घूम रहा होता है, जिस तरीके से लट्टू अपनी जगह पर रहते हुए घूम रहा होता है, जिस तरह से सारे के सारे प्लैनेट आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस दौरान जो भी क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या कह दिया जाएगा? एंगुलर मोमेंटम कह दिया जाएगा। या फिर हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट आर्म और लीनियर मोमेंटम, जिसको पी से जाहिर करते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? एंगुलर मोमेंटम। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है, रोटेशनल मोमेंटम भी कहा जाता है, और रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहा जाता है। लीनियर मोमेंटम मींस आर्म मोमेंटम यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर रोटेशनल बॉडी में पैदा हो जाए तो जाहिर है कि रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बन जाएगा। अब ये याद रखना है आपको कि इसको डिनोट किया जाता है एल से, और एल पर जाहिर के तीर का निशान बना हुआ है। इससे पता चल रहा है आपको कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? जो ब्राउन कलर से डेफिनेशन आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, वही मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है कि एल बराबर हो जाएगा आर क्रॉस पी के। आर और पी के दरमियान से क्रॉस को रिमूव कर देंगे तो साइन का फंक्शन आ जाएगा। एल बराबर हो गया आर पी साइन थीटा। If angle between R and P is 0 degree, then R will be parallel to P. Under this condition, no angular momentum will be produced. अगर R और P के दरमियान एंगल कितना बन जाए? 0 डिग्री। 0 डिग्री होने का क्या मतलब हो गया? कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। जिस डायरेक्शन में R है उसी डायरेक्शन में P हो गया, तो एंगल 0 डिग्री हो गया। जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो जाहिर है कि कोई भी रोटेशनल इफेक्ट तो पैदा होगा ही नहीं। इस सूरत में जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं एल बराबर हो गया आर पी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री मीन्स 0। तो 0 को आर और पी से मल्टीप्लाई कर दें तो एल क्या हो गया? 0। तो इस सूरत में कोई भी एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर आर और पी के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो इस सूरत में आर और पी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर होने की सूरत में मैक्सिमम जो एंगुलर मोमेंटम है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल बराबर हो गया आर पी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए 1 के बराबर होगा। आर पी को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आर पी आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम मोमेंटम आपको प्रोड्यूस होता हुआ नजर आया। अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये भी इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमने चैप्टर नंबर 3 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस किया था, जिसमें हमने साबित किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से पहले टॉपिक हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स।
तो यहाँ पर कुछ उसी तरह से हमें डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पर हम टॉर्क के सूरत में बात करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, देखते हैं इसको। स्टेटमेंट यहाँ देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी भी पार्टिकल का या पार्टिकल के सिस्टम का, वो किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है। इफ नेट टॉर्क बिकम्स जीरो, अगर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम में कोई तब्दीली नहीं आती, यानी कि वो कांस्टेंट या कंजर्व रहता है। if L is the angular momentum and tau is the net torque produced, then above statement can be written as, अगर एंगुलर मोमेंटम को L से नेट टॉर्क को टॉ से ज़ाहिर किया जाए तो ऊपर वाली स्टेटमेंट को यूँ लिख सकते हैं, dL/dt इक्वल्स टॉर्क। d आमतौर पर हम चेंज को डेल्टा से जाहिर करते हैं, यहाँ चेंज को डेल्टा की बजाय d से जाहिर किया गया है, तो यह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए जब किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड कर देते तो क्या बन जाता, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, टॉर्क। तो यहाँ देखिए रेट का मतलब टाइम से डिवीजन, चेंज का मतलब ये डी का मतलब डेल्टा यानी चेंज को जाहिर कर रहा है, और एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टॉर्क। और अगर टॉर्क ही जीरो हो जाए, ठीक है ना, तो एंगुलर मोमेंटम में कोई तब्दीली नहीं आएगी, एंगुलर मोमेंटम का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो, यानी खुद एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। इफ टॉर्क इज जीरो देन dL/dt इक्वल जीरो। अब dt यहाँ डिवाइड कर वहाँ लेकर जाएंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ठीक है ना। देखें लेफ्ट हैंड साइड पर dt डिवाइड कर रहा है, अगर मैं यहाँ से इसको ले जाऊँ जीरो से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो जीरो से मल्टीप्लाई करवाने की सूरत में ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली जीरो हो जाएगा। तो dl क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का चेंज क्या हो गया, जीरो। अगर एंगुलर मोमेंटम का चेंज जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम खुद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कोई चेंज इसमें नहीं आया। यहाँ पर देखें मुख्तलिफ गैलेक्सीज को दिखाया गया है जो कि मूव कर रही हैं अपने अपने ऑर्बिट में। यहाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एल यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, और यहाँ पर फिर मुख्तलिफ प्लैनेट को भी दिखाया गया है। तो सारे के सारे एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को जाहिर कर रहे हैं, उसी के मुताबिक ये पूरी की पूरी यूनिवर्स कायम व दायम भी है। अब हम प्रूव करेंगे इस स्टेटमेंट को जो अभी हमने यहाँ पर समझी है। Consider a particle of mass m which is moving along a curved path with uniform speed. Relative to the origin O, the particle has position vector r, linear momentum p and angular momentum l perpendicular to the plane. एक पार्टिकल पर हम गौर करेंगे जिसका मास होगा m और सर्कुलर पाथ पर वो मूव कर रहा होगा कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म स्पीड से। पॉइंट ओ की निस्बत से, ओरिजिन के रिस्पेक्ट से जिस जगह पर भी होगा पार्टिकल, उस डिस्टेंस को आप कह देंगे पोजीशन वेक्टर r, और उसका कोई ना कोई लीनियर मोमेंटम होगा जिसको p से जाहिर कर देंगे, एंगुलर मोमेंटम होगा जिसको l से जाहिर कर देंगे। डायग्राम आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये फर्स्ट कर लीजिए सर्कुलर पाथ है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना। ये फर्स्ट कर लीजिए कोई पॉइंट O हो गया, पार्टिकल फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ कहीं मौजूद है, जितने फासले पर मौजूद है फासला r हो गया। पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, कर्व पाथ पर, तो ग्रीन लाइन उसके मोमेंटम को जाहिर कर रही है। यहाँ देखिए स्काई ब्लू कलर से r लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्काई ब्लू कलर से r दिखा दिया गया है O से लेकर पार्टिकल तक के फासले को। फिर लीनियर मोमेंटम को ग्रीन वेक्टर से दिखाया गया है, तो यहाँ ग्रीन वेक्टर p मोमेंटम की डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। यह आ गया मोमेंटम, और यह आ गया ब्राउन कलर से एंगुलर मोमेंटम, तो ये वही चीज़ है यानी कि L जो कि R क्रॉस P के बराबर होगा। ये बात हम पिछली स्लाइड में डिस्कस भी कर चुके हैं, जबकि R और P एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। तो डायग्राम मुकम्मल हो गई, अब इसको प्रूफ करना है। सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स अप्लाइड फोर्स, सो वी कैन राइट एज, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, लिहाजा हम यूँ लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम चैप्टर नंबर 3 के मुताबिक किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। अब यहाँ पर फोर्स तो आ चुकी है, हमें किसी तरह यहाँ पर टॉर्क लेकर आना है, क्योंकि हमें बात करना है रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर फोर्स यानी कि टॉर्क के हवाले से। टॉर्क किसके बराबर होता है, आप जानते हैं टॉर्क बराबर होता है r क्रॉस f के, ठीक है ना। r और f दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाता है, टॉर्क।
तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर F तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर R नहीं है। यहाँ देखिए ये F है, इसके साथ अगर R का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, टॉर्क। तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद R ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ R से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर R को पहले क्रॉस प्रोडक्ट करवाया है, राइट हैंड साइड पर भी R को पहले ही क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाद में करवा दें, क्योंकि फिर ये प्रॉपर्टी क्लास से गलत हो जाएगा। तो R क्रॉस F बराबर हो गया R क्रॉस dp बाई dt। बट R क्रॉस F किसके बराबर है, टॉर्क के बराबर है, तो यहाँ पर टॉर्क पुट कर सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स टॉर्क बराबर हो गया R क्रॉस dp बाई dt। बाय डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी कैन राइट एज, अब तक टॉर्क की बात तो हो गई है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम का जिक्र नहीं किया हमने, तब हम एंगुलर मोमेंटम के हवाले से बात करने जा रहे हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी कैन राइट एज, या गया एंगुलर मोमेंटम जो कि r क्रॉस p के बराबर है, टेकिंग रेट ऑफ चेंज यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टाइम, यानी डेरिवेटिव लेंगे, मतलब d बाई dt से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए d बाई dt से लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई किया l को, और r क्रॉस p को भी d बाई dt से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज। रेट का मतलब मैंने आपको बताया है टाइम से डिवीजन, और चेंज का मतलब ऊपर d मीन्स डेल्टा जो कि चेंज को जाहिर कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ r क्रॉस p। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा, dl बाई dt तो एज इट इज। देखिए r क्रॉस p d और dt d ओवर dt ऑफ r क्रॉस p है, राइट हैंड साइड पर d बाई dt ऑफ r क्रॉस p, यानी कि ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा, यानी r ऐसे ही आ जाएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकेंड फंक्शन आ जाएगा, यानी d बाई dt अप्लाई करेंगे p के ऊपर, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, और फिर क्रॉस p। ठीक है ना, दोबारा से समझिए जो मैं समझा रहा हूं आपको कि फर्स्ट फंक्शन r एज इट इज, रेट ऑफ चेंज आ जाएगा सेकेंड फंक्शन यानी p का। तो यहां देखिए d बाई dt ऑफ p आ गया, मल्टीप्लाई का साइन था, क्रॉस का साइन था, ऐसे ही जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, अलग अलग करने पर प्लस का साइन आ गया। अब आपने क्या किया, d बाई dt अप्लाई कर दिया r के ऊपर, ठीक है, और मल्टीप्लाई यानी क्रॉस के बाद p एज इट इज। तो फर्स्ट फंक्शन आ गया, सेकेंड फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्रॉस सेकेंड फंक्शन। इस तरह से आपको चलना है, ये मैथमेटिकल रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 r क्रॉस dp बाई dt किसके बराबर है, टॉर्क, ये रही इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। r क्रॉस dp बाई dt किसके बराबर है, टॉर्क। तो यहाँ r क्रॉस dp बाई dt के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क लिख सकते हैं। सो dl बाई dt इक्वल्स टॉर्क प्लस dr बाई dt क्रॉस p एज इट इज। बट p किसके बराबर है, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर है। देन dl बाई dt इक्वल्स टॉर्क एज इट इज प्लस dr बाई dt एज इट इज क्रॉस p की जगह पर mv। सिंस dr बाई dt इज v, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। देयरफॉर dl बाई dt इक्वल्स टॉर्क प्लस वेलोसिटी, dr बाई dt की जगह पर वेलोसिटी क्रॉस mv। अब देखिए टॉर्क ऐसे ही रहा, m स्केलर है, इसको पहले लिख लिया, दोनों वेक्टर्स को क्रॉस में ब्रैकेट में एक साथ कर लिया। दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, जीरो। i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k किसके बराबर होता था, जीरो। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ कर आए हैं, दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है। तो dl बाई dt बराबर हो गया टॉर्क प्लस m मल्टीप्लाइड बाय जीरो, यानी dl बाई dt किसके बराबर हो गया, टॉर्क के बराबर हो गया। हैज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टॉर्क, ये चीज़ आ गई। अब आगे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ नेट टॉर्क इज जीरो देन टॉर्क की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो dl बाई dt बराबर हो गया जीरो के। अब dt यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ ले जाए, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो dl बराबर हो गया जीरो के। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज है वो जीरो के बराबर हो गया। इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम खुद क्या हो गया है, यानी कि कंजर्व्ड। अब कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
ये हमारी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 5.5 है। अ पार्टिकल ऑफ मास 400 ग्राम रोटेट्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। एक पार्टिकल जिसका मास 400 ग्राम है, सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, उसमें कांस्टेंट रेट के साथ मूव कर रहा है 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये एंगुलर स्पीड आपको दे दी गई है या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है। इवेल्युएट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है ना, डेटा बना लेते हैं। मास आपको बता दिया गया 400 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, 0.4 किलोग्राम। रेडियस 20 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, 0.2 मीटर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड आपको गिवन है, मालूम करना है एंगुलर मोमेंटम। सॉल्यूशन, सिंस एल किसके बराबर है, आर पी साइन थीटा, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है आर पी साइन थीटा की। पी हमें गिवन नहीं है, हमें मास और वेलोसिटी गिवन, मास के हवाले से बात हो रही है, तो हमने पी की जगह पर एम भी लिख दिया फिलहाल और एंगल 90 डिग्री पुट किया। यहाँ देखिए ये आर है और ये पी है, दोनों इसके के परपेंडिकुलर हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एल बराबर हो गया आर एम वी साइन 90 मीन्स 1, एल बराबर हो गया आर एम वी, बट वी किसके बराबर है, आर ओमेगा। देन एल बराबर हो गया आर एम और वी की जगह पर आर ओमेगा आ गया, एम आर स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर है आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 4 में हम ये पढ़कर आए हैं, 2 पाई बाई टी के बराबर है। 2 पाई 1 ओवर टी एफ के बराबर होता है, 2 पाई एफ भी इसको लिख सकते हैं, पुट कर देते हैं सारे की सारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज। 2 पाई की जगह पर 3.142, एफ की जगह पर 1.5, ओमेगा आ गया 9.426 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब यहाँ पुट कर देते हैं, एल बराबर है एम आर स्क्वायर ओमेगा, देखेंगे जो ग्रीन लाइन से एक्सप्रेशन लिखी हुई नजर आ रही है, वहाँ पुट कर दे तो एम आर स्क्वायर की जगह पर 0.2 स्क्वायर, ओमेगा की जगह पर 9.426, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एल बराबर हो गया 0.15 जूल सेकेंड। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम पता चल गया। अब ये न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए हमारी टेक्स्ट बुक में, अ पार्टिकल विथ मास 4 किलोग्राम मूव्स along the x-axis with a velocity v equal 15 t meter per second, where t equals 0 is the instant that the particle is at the origin। एक पार्टिकल जिसका मास 4 किलोग्राम है, एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या है, 15 टी मीटर पर सेकेंड, जबकि t इक्वल 0 वो लम्हा है जब पार्टिकल ओरिजिन पर मौजूद है। एट t इक्वल 2 सेकेंड, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट p लोकेटेड ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस। 2 सेकेंड पर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस पर 6 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 6 मीटर के फासले के लिहाज से पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो मालूम करना है। और पार्ट बी में कह रहे हैं व्हाट टॉर्क अबाउट पी एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल पर कितना टॉर्क असरअंदाज होता है वो भी मालूम करना है। यहाँ डायग्राम देखिए, ये एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ। 2 सेकंड के बाद पार्टिकल फर्स्ट कर लेंगे यहाँ पहुँच गया, हमें वाई एक्सिस पर 6 मीटर के फासले के लिहाज से एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है कुछ इस तरह से। डेटा बना लेते हैं, मास आ गया 4 किलोग्राम, वेलोसिटी आ गई 15 टी मीटर पर सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 मीटर है, एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, पार्ट बी में टॉर्क मालूम करना है। सॉल्यूशन, एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं एल बराबर है आर पी साइन थीटा, पी हमें मालूम नहीं है, मास और वेलोसिटी मालूम है इसलिए पी की जगह पर मास इंटू वेलोसिटी पुट कर दिया, एम वी आर साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू के मुताबिक साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर, देखेंगे परपेंडिकुलर है जहां मैं बॉल को मूव करवा रहा हूँ, यार ही है, और जो ब्राउन कलर की लाइन है अब जहां मैं बॉल को मूव करवा रहा हूँ ये क्या है, हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा बराबर हो गया वाई ओवर आर, यानी वाई बराबर हो गया आर साइन थीटा के। ना इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 में आर साइन थीटा की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, वाई, तो एल बराबर हो गया एम वी वाई, एम वी की जगह पर 15 टी और y की जगह पर y, एट टी इक्वल 2 सेकेंड, एल बराबर हो गया m की जगह पर 4, ये रहा 4, 15 मल्टीपल पर t की जगह पर 2 पुट किया, ये रहा 2, और y की जगह पर 6, ये ग्रीन कलर से 6 आपको गिवन है, तो l यानी एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया 720 जूल सेकेंड। दूसरी चीज़ आपको मालूम करनी है टॉर्क,
टॉर्क किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए यहाँ पर मैंने डेल्टा लिखा है, डेरिवेशन में डी लिखा था, बात एक ही है, ठीक है। वेयर डेल्टा एल का मतलब हो गया 720 फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और जब पार्टिकल ओरिजिन पर था, जब ये वाली बात होती है t = 0, तो सच एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल 720 माइनस 0, ठीक है। तो डेल्टा एल कितना हो गया 720। इसी तरीके से डेल टी का मतलब जब पार्टिकल 2 सेकंड में यहाँ पहुँच गया वाले टाइम, और जब पार्टिकल यहाँ पर था तो उसका टाइम 0 था, तो 2 - 0 मीन्स 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो टॉर्क बराबर हो गया 720 डिवाइड बाई 2 मीन्स 360, यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो मैं चैप्टर नंबर 5 के आपको करवा रहा हूँ, सॉल्व्ड एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल, और है भी बहुत आसान, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिए, अ लाइट रिजिड रॉड 1 मीटर इन लेंथ रोटेट्स इन द XY plane about a pivot through the rod center. Two particles of mass 2 kg and 3 kg are connected to its ends. Determine the angular momentum of the system about the origin at the instant the speed of each particle is 5 meter per second. ये एक रॉड है, रॉड के सेंटर से सहारे के मुकाम से एक और रॉड गुजर रही है। यहाँ पर एक पार्टिकल मौजूद है, ये 2 किलोग्राम का। यहाँ पर एक और पार्टिकल मौजूद है 3 किलोग्राम का। 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के पार्टिकल के दरमियान कितना फासला है, 1 मीटर। देखें, लाइट रिजिड रॉड 1 मीटर इन लेंथ, ये जो येलो कलर की रॉड है इसकी लंबाई 1 मीटर है। रोटेट्स इन द XY प्लेन, XY प्लेन पर घूमती है, XY प्लेन पर घूम रही है, ठीक है। दो पार्टिकल हैं, एक 2 किलोग्राम का और एक 3 किलोग्राम का, ये मौजूद है। सेंटर से लेकर 2 किलोग्राम और सेंटर से लेकर 3 किलोग्राम तक के पार्टिकल के दरमियान का फासला क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर, है ना, आधा हो जाएगा फासला। अगर पूरा का पूरा फासला 1 मीटर है तो ये फासला 0.5 मीटर, और नीचे वाला फासला भी 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ द रॉड L = 1 मीटर। Mass of first particle is m1 2 kg, mass of second particle is m2 3 kg, r1 0.5, r2 0.5 मीटर है, v 5 मीटर पर सेकेंड है। पहले वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L1 मालूम करना है, दूसरे वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L2 मालूम करना है, और फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम L मालूम करना है। सिंस फॉर फर्स्ट पार्टिकल L1 किसके बराबर होगा, m1 v r1, m1 की जगह पर 2, v की जगह पर 5, r1 की जगह पर 0.5, L1 कितना हो गया, 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्टिकल L2 बराबर हो जाएगा m2 v r2, वेलोसिटी सेम है इसलिए इसके साथ v1 और v2 नहीं लिखेंगे। m2 3, v की जगह पर 5, r2 की जगह पर 0.5, तो L2 आ गया 7.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड किया तो आप देख सकते हैं जवाब कितना गया, 12.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखिए, अ पार्टिकल इज लोकेटेड एट द वेक्टर पोजीशन r एंड हैज अ लीनियर वेक्टर मोमेंटम p। एक पार्टिकल पोजीशन वेक्टर r पर मौजूद है और उसका लीनियर मोमेंटम p है। द वेक्टर r एंड p आर नॉन जीरो, वेक्टर r और वेक्टर p दोनों नॉन जीरो हैं। इफ द पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन, अगर पार्टिकल XY प्लेन पर मूव करे, प्रूव दैट Lx Ly = 0 एंड Lz ≠ 0। तो साबित करना है कि x एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम y एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम 0 के बराबर होगा, लेकिन z एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म के लिहाज से काम करना है। पोजीशन वेक्टर r xi + yj + zk के बराबर, मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया pxi + pyj + pzk। एंगुलर मोमेंटम L बराबर हो गया Lxi + Lyj + Lzk। साबित क्या करना है कि Lx बराबर है 0 के, Ly बराबर है 0 के, मगर Lz 0 के बराबर नहीं है। किस सूरत में, अगर पार्टिकल XY प्लेन पर मूव हो। कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। सिंस L बराबर है r क्रॉस p, L की जगह पर L की वैल्यू पुट की, R की जगह पर R की वैल्यू पुट की, P की जगह पर P की वैल्यू पुट कर दी, और चूंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है तो डिटर्मिनेंट के मेथड के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। Lxi + Lyj + Lzk एज इट इज, यहाँ i j और k को रो 1 में लिख दिया, फिर x y z देन px py pz। चैप्टर नंबर 2 के लिहाज से आप इस चीज़ को समझ कर आए हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इस पार्टिकल मूव्स ओनली इन XY प्लेन, पार्टिकल सिर्फ XY प्लेन पर मूव कर रहा है।
तो इसका मतलब z पर वो है ही नहीं। अगर z पर लेंगे तो z की पोजीशन क्या हो जाएगी, 0। और चूंकि पार्टिकल z पर है ही नहीं तो z एक्सिस पर उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0। तो z और pz दोनों की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पहले आई सिलेक्ट किया आपने, जो बने माइनस वो आपने लिख लिया, y0 py0, फिर j के साथ माइनस का साइन आता है, आप जानते हैं, x0 px0, फिर k के साथ प्लस का साइन आता है, xy px और py। lxi प्लस lyj प्लस lz के इक्वल्स आई एज इट इज, y को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर से नीचे की तरफ, ये आप जानते ही हैं, और py को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सूरत हाल कुछ आपको नज़र आ रही है किस तरह की हो जाएगी। दोबारा से देखिए, y को 0 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया माइनस का साइन, py को 0 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया माइनस का जेज इट इज, x को 0 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया px को 0 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन और यह आ गया, प्लस के एज इट इज, x को py से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया px को y से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन y px आ गया। lxi प्लस lyj प्लस lz के इक्वल्स, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, i ब्रैकेट में 0 माइनस 0, माइनस j, ये 0 हो जाएगा, 0 को px से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो j के साथ ब्रैकेट में 0 माइनस 0, फिर प्लस k, x और py इस तरह से आ गए, माइनस y और px इस तरह से आ गए। lxi प्लस lyj प्लस lz के इक्वल्स, 0 माइनस 0 मीन्स 0i, 0 माइनस 0 मीन्स 0 और फिर j, और x py माइनस y px एज इट इज, और k को राइट साइड पे मैंने लिख दिया, यानी इसको कॉफिशिएंट बना दिया k का। तो अगर हम दोनों तरफ इक्वेट करते हैं कॉफिशिएंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स i j एंड k को, तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, Lx बराबर जगह 0, देखिए i का कॉफिशिएंट Lx लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर i का कॉफिशिएंट 0, तो Lx किसके बराबर हो गया, 0। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पर j का कॉफिशिएंट Ly, राइट हैंड साइड पर j का कॉफिशिएंट 0, तो Ly भी 0 के बराबर हो गया। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर k का कॉफिशिएंट Lz, राइट हैंड साइड पर k का कॉफिशिएंट 0 के बराबर नहीं, कुछ ना कुछ है, इट मीन्स वो 0 नहीं है, तो Lz नॉट इक्वल 0। तो साबित हुआ कि अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पर मूव कर रहा हो तो Lx 0 होगा, Ly 0 होगा, Lz 0 होगा। या हमने x और y एक्सिस पर पार्टिकल मूव करवाकर ये प्रूफ किया है। हो सकता है पेपर में कंडीशन चेंज होकर आ जाए कि पार्टिकल मूव कर रहा है y और z एक्सिस पर, तो फिर आप साबित करेंगे कि Lx 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तरीकेकार यही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 किलोग्राम मूव्स इन द xy प्लेन at the instant its coordinates are 2,4 meter, its velocity is 3i plus 4g meter per second. At this instant the angular momentum of the particle relative to the origin आपको एक पार्टिकल जिसका मास 0.3 किलोग्राम है एक्स वाई प्लेन पर मूव कर रहा है, पार्टिकल की कोऑर्डिनेट पोजीशन आपको बताई गई है 2,4, पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में बताई गई है 3i प्लस 4j मीटर पर सेकंड, एंगुलर मोमेंटम आपको मालूम करना है, मास 0.3 किलोग्राम, पार्टिकल की जो कोऑर्डिनेट पोजीशन थी, देखिए 2x की जगह पर लिखा हुआ तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया 2i, और 4y की जगह पर लिखा तो 4j, और z की वैल्यू नहीं तो 0 के और यूनिट मीटर, वेलोसिटी तो वेक्टर फॉर्म में गिवन है 3i प्लस 4j प्लस 0 के मीटर पर सेकंड, मालूम क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम। L बराबर होता है R क्रॉस P के, P बराबर है mv, तो L बराबर हो गया R क्रॉस mv, यानी L बराबर हो गया m R क्रॉस v, m एज इट इज R क्रॉस v लिख दिया, और फिर आगे इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 0.3 मल्टीप्लाई में वैसे ही चल रहा है, यहाँ i को सिलेक्ट किया, ठीक है, 40 माइनस बना लिए, फिर माइनस j सिलेक्ट किया, और फिर 20 बना लिया माइनर, फिर प्लस k, तो 24 और 34 माइनर की सूरत में आ गए। यानी वही तरीक़ेकार है जो आप चैप्टर 2 से समझते हुए आ रहे हैं। 0.3 एज इट इज़, 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दे 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दे 0, माइनस जे एज इट इज़, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। यहाँ देखें इस तरह से ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 0 होते जा रहे हैं। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, बीच में माइनस का साइन, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन।
L इक्वल 0.3 आई एज इट इज़, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो गया, माइनस 6, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। L इक्वल्स 0.3, 0 आई माइनस 0 जे माइनस 4 के, तो L बराबर हो गया माइनस 1.2 के। ये जो के आ रहा है साथ में ये लगाना है, और यूनिट क्या हो गया, जूल सेकेंड। ये न्यूमेरिकल नंबर 7 है। A uniform beam of mass m supports two masses m1 and m2. If the knife edge of the support is under the beam center of gravity and m1 is at a distance e from the center, determine the position of m2 such that the beam is balanced. देखिए फर्स्ट करेंगे, एक बीम है और यूनिफॉर्म बीम है जिसका मास m है, ये नाइफ एज है। यहाँ पर एक बॉडी को रख दिया है m1 को, ठीक है, ये m2 को रख दिया गया है दूसरी तरफ। m1 का वेट नीचे की तरफ w1 ये आ गया, m2 का वेट दूसरी तरफ w2 इस तरह से आ गया। ये पॉइंट O है, फर्स्ट कर लीजिए, ये पॉइंट A है, O से लेकर A तक का फासला D के बराबर है। ये पॉइंट B हो गया। कह रहे हैं कि जो दूसरा वाला बॉडी इसको कितनी दूर रखा जाए कि बीम बैलेंस हो जाए। अगर मैं इसको सेंटर के करीब रखता हूँ तो हो सकता है कि ये कुछ इस तरह से मूव करना शुरू कर दे, इस तरह से तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि m2 को कितने फासले पर रखा जाए कि बीम बैलेंस हो जाए। कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। मास ऑफ यूनिफॉर्म बीम m, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज m1, मास ऑफ सेकंड बॉडी इज m2, O से लेकर A D के बराबर है, O से लेकर B x आपको मालूम करना है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मीन्स यहाँ पे जो घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरह घड़ी के पॉइंटर मूव करते हैं उसके ऑपोजिट, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क जो यहाँ से पैदा होगा इस तरफ, ठीक है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क W2 की वजह से पैदा हो रहा होगा, W2 ये रहा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से लेकर B। क्लॉकवाइज टॉर्क W1 की वजह से पैदा होगा, तो W1 ये रहा, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से लेकर A। बट W बराबर है mg, देयरफॉर W2 की जगह पर m2g और O से लेकर भी x के बराबर है। W1 की जगह पर m1g और O से लेकर d के बराबर है। g से g देखिए बोथ साइड्स कैंसिल आउट हो गया, तो m2x बराबर हो गया m1d। इस तरह x निकाल लिया, m2 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे क्या करेगा, डिवाइड, तो m2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, दूसरी तरफ जाकर m2 डिवाइड में आ गया, तो x बराबर गया m1 ओवर m2d। यानी अगर आप चाहते कि बीम बैलेंस हो जाए तो x की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करनी होगी ताकि बीम ना क्लॉकवाइज मूव करे ना एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, बल्कि स्टेबल हालत में आ जाए। तो उम्मीद है कि जो न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हैं ये आपको समझ आए होंगे। आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं, आपने सेंटर ऑफ मास और इक्विलिब्रियम के हवाले से काम करना है इस चैप्टर में। इक्विलिब्रियम की टाइप्स, इक्विलिब्रियम की कंडीशन और इक्विलिब्रियम के मुख्तलिफ काइंड्स जो हैं वो आप देखिएगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको कंडीशन ऑफ फोर्स, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको कंडीशन ऑफ टॉर्क भी कहते हैं। अगरचे हमने यहाँ पर डिस्कस भी किए हैं, लेकिन आप मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं, टाइप्स, स्टेट्स और कंडीशन उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक मुझसे कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।